आपने कहा बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिल्कुल ठीक-ठाक चल रही है। इतनी महँगाई है, फिर भी ठीक है? देखिए, महंगाई का जहाँ तक सवाल है, ये सच्ची बात है, महंगाई है, हमको भी लगता है, आपको भी लगता होगा। लेकिन वो वादे जो प्रति साल हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, रोज़गार देंगे, भारत को डिजिटल इंडिया बनाएँगे, ये तो उनके ही जुमले थे ना, जो उन्होंने बड़े-बड़े सभाओं में, बड़े-बड़े मंच में वादे किए थे। तो उन वादों का फिर क्या हुआ? बिल्कुल सच बात है, जो वादे हैं वो आपके इसमें है, मैं उसको इनकार नहीं कर सकता हूँ। जो वादे किए थे, जितना वादे किए थे, लगभग कुछ वादे तो पूरे हुए हैं और कुछ कुछ तक काम चल रहा है। मैं अवाम से कहना चाहूँगा कि एक बार हमको मौका दें, हमारे पार्टी को मौका दें, चाहे मुझे टिकट मिले या किसी को मिले, तो फिर आप देखें कि हिंदुस्तान के नक्शे में एक किशनगंज भी एक आएगा। जय हिंद, मैं मोहम्मद असरारुल्लाह उर्फ सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं द असरारुल। आज हमारे पास खास करके किशनगंज जिले के शेरशाहवादी समाज के एक जाना माना हस्ती, एक जाना माना चेहरा अब्दुल रहमान जी हैं, जो कि पूर्व में कोचाधामन विधानसभा से 2 बार विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। पहली बार तो कुछ ही वोटों से इनको जो है हार का सामना करना पड़ा था। हम उसी के पास आज पहुंचे हैं और खास करके इनके साथ हम जो चर्चा करेंगे, बात करेंगे आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कि उसमें क्या कुछ नई रणनीति खेला जा रहा है इनकी तरफ से, क्योंकि आजकल ये चीज़ भी पूरे किशनगंज लोकसभा में फैल रही है कि कहीं ना कहीं आने वाला लोकसभा चुनाव में अब्दुल रहमान जी, जो आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिनको ये भी एक चेहरा चुनाव लड़ने के लिए हो सकता है। इसमें इस बात में कहाँ तक सच्चाई है, क्या कुछ इसके पीछे नई बातें हैं जो नहीं खुलकर सामने आ रही है, इन सारी बातों को हम जानने के लिए खुद उनके ही पास पहुंचे हैं। तो सबसे पहले सर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल द असरारुल में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बारे में पूरे किशनगंज लोकसभा क्षेत्र जो है, अलग अलग जगहों में ये सुना जा रहा है कि 2024 में आने वाला लोकसभा चुनाव में आप भी एक प्रबल जो है दावेदार अगर कहा जाए एक तरह से, तो उसको देखा जा रहा है। इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, असल बात है कि मैं शेरशाहवादी बिरादरी से आता हूँ जी। और पार्टी जो मैं कर रहा हूँ बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, और मुस्लिम समाज से आता हूँ। लेकिन लोगों का बहुत सारा मानना है मुसलमानों का कि ये बीजेपी पार्टी ऐसा है वैसा है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये मुसलमान खास करके जी। जो सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो देखा जा रहा है कि मुसलमान दलित और महादलित से भी कमज़ोर है हिंदुस्तान में। और कमज़ोर होने का क्या कारण है, क्या रीज़न है, मेरे हिसाब से मैं जो समझता हूँ, कमज़ोर होने का कारण भी यही है कि जब जब जिसकी सरकार बनी, चाहे कांग्रेस की सरकार बनी, जनता दल की सरकार बनी या फिर बीजेपी की सरकार बनी, आज बीजेपी सरकार है, यानी जब जब सरकार में कोई पार्टी रही है, ये मुसलमान उसके विरोध में खड़ा हो गया है। जी। इसलिए मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से, इससे पहले भी 1999 में सरकार बनाए थे अटल बिहारी की सरकार, और उसमें भी अच्छा, आज भी अटल बिहारी जी को नाम किया जाता है कि नहीं, अटल बिहारी अच्छी सरकार थी अटल बिहारी जी की। और इस वक्त जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, तो मुसलमानों को आज भी एक ही बात बोला जा रहा है कि ये मुसलमानों का दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है। और मैं यही नहीं, मैं जब से पैदा लिया 1981-82 में मेरा जन्म है, मैं तब से देख रहा हूँ कि जब भी सरकार बनेगी और सब सरकार को बोला जाएगा ये मुसलमानों का दुश्मन है। भाई, हर जमाने में दुश्मन रहा है मुसलमान। अब अपना काम किया, उसका दुश्मन है। हर जमाने में हर किसी का कोई दुश्मन होता है। तो मेरा मानना है कि मुसलमान पीछे होने का एक ही कारण है कि सत्ता के साथ नहीं रहना, जब जिसकी सरकार आई उसको विरोध करना। और ये विरोध मुसलमान और ST-SC, आज बोला जा रहा है ना, मुसलमान और ST-SC का मिसाल दिया जा रहा है। कारण यही है कि जब जिसकी सरकार बनती है, बड़े लोग जिसकी सरकार नहीं, जो सरकार में नहीं होते हैं, वो मुसलमानों का और ST-SC को लड़ाकर, यानी सरकार में विरोध, सरकार का विरोध कराकर, इन लोगों को कुछ दिया नहीं जाता है, उसकी कोई भला नहीं होता है, वो अपना रोटी सेक के सरकार बदल लेते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि नहीं, जो आज सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ठीक है, मुसलमानों के खिलाफ हो सकता है कुछ नेताओं ने कुछ गलत बयानबाजी किया होगा, करता है, और वो अपना व्यक्तिगत नेतागिरी है। लेकिन आप हमारे प्रधानमंत्री जी का जो काम देखे होंगे, कोई भी एक काम आप गिना दीजिए जो
काम पास हुआ है और मुसलमानों को माइनस करके हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मैं बीजेपी में हूं। और आपका जो असल मुद्दा है, जो आपका सवाल है कि 2024 का जो चुनाव आप कुछ सुगबुगाहट है, तो आपका क्या राय है? मेरी राय यह है कि मैं जिस पार्टी में हूं, आप देखे होंगे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी है, मैं गर्व करता हूं कि मैं उस पार्टी में हूं। तो इस पार्टी का एक रूल है, सिस्टम है, इसमें कोई नेता नहीं है, संगठन इसका मेन पूंजी है। और संगठन जो संगठित होके चलेगा पार्टी में, जो अच्छा काम करेगा, उसको टिकट दिया जाता है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जिस जिंदा सबूत आज के डेट में है कि द्रौपदी मुर्मू जी को आज राष्ट्रपति बनाया गया, वो बीजेपी का देन है। और यही नहीं, आप मुसलमानों को, मुसलमान जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, उनको भी राष्ट्रपति बनाने का काम इसी बीजेपी ने किया था। चलिए अब्दुल रहमान जी, हम आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ कहा था कि 2024 के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन बीच में एक बात आ गई। आपने कहा बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है, इतनी महंगाई है फिर भी ठीक है। देखिए, महंगाई का जहाँ तक सवाल है, ये सच्ची बात है, महंगाई है, हमको भी लगता है, आपको भी लगता होगा, और पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया में महंगाई है। अब महंगाई का जो हम लोग एक बचपन में, आज भी कुछ लोग नेटवर्किंग करते हैं, उसका एक रेशियो है, ठीक है, उसका रेशियो है। मैं सटीक रेशियो को, क्योंकि नेटवर्किंग इधर से छोड़ चुका हूँ तो सटीक मालूम नहीं है, लेकिन उसको देखा गया है कि आज जो काम, जिस काम को आज 2 रुपया में आप कर सकते हैं, इस काम को 20 साल के बाद 200 रुपया में करना होगा। आज अगर आप 200 रुपया में जो काम करते हैं, वो काम 20 साल के बाद 20,000 में होगा वो काम। ये रेशियो है। इसलिए महंगाई का जहाँ तक सवाल है, आप पेट्रोल का भी, डीजल का भी, ये सब भी अगर कांग्रेस के में भी सरकार में भी देखे होंगे, दाम बढ़ते गया। भाई पेट्रोल डीजल कितना में होता है? 1 रुपया 1.5 रुपया में होता था। चलिए ये तो समय समय के अनुसार बढ़ता गया या बढ़ता, अभी महंगाई है, लेकिन वो वादे जो प्रति साल, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, भारत को डिजिटल इंडिया बनाएंगे, ये तो उनके ही जुमले थे ना, जो उन्होंने बड़े बड़े सभाओं में, बड़े बड़े मंच में वादे किए थे। तो उन वादों का फिर क्या हुआ? बिल्कुल सच बात है, जो वादे हैं वो आपके इसमें है, मैं उसको इनकार नहीं कर सकता हूँ। जो वादे किए थे, जितना वादे किए थे, लगभग कुछ वादे तो पूरे हुए हैं और कुछ तक काम चल रहा है। देखिए, किसी को भी सत्ता चलाने के लिए बहुत सब चीज़ देखना पड़ता है। मेरे ख्याल से जो नौकरी का सवाल है, इसमें कुछ कमी है। देखिए, हम लोग सच्चाई, शेरशाहवादी का बच्चा हूँ, इसलिए सच्चाई को से मुकर नहीं सकते हैं। कुछ कमी है जिसको पूरा करना है, तो उसको सिस्टम से ही किया जा सकता है, न कि एकदम धड़ल्ले से एक साथ 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? ठीक है, आप बीजेपी में हैं और खास करके मुसलमान जो कमेटी के लोग हैं, बीजेपी को कहीं ना कहीं अच्छी पार्टी नहीं समझती है। मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। और आप उसी पार्टी से हैं और जो है आप चुनाव लड़ने की बातें भी करते हैं। अगर बाय द वे आपको बीजेपी से चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि प्रबल जो दावेदारी आप पेश कर रहे हैं वाकई में, क्योंकि बीजेपी का चेहरा अभी नहीं है, जो जनाब थे सैयद महमूद अशरफ साहब, वो तो अब अल्लाह को प्यारे हो गए। अगर ऐसे में आपको टिकट नहीं मिलती है, तो क्या ये चलता रहेगा? यानी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर भी आएंगे आप? नहीं, पहली बात तो ये है कि बीजेपी के कैंडिडेट नहीं थे महमूद अशरफ साहब। आज जेडीयू अलग हो गए हैं। गठबंधन के तो थे। हाँ, गठबंधन के थे वो, जेडीयू के प्रत्याशी थे, बीजेपी के नहीं थे। इस वक्त तो बीजेपी में भी बड़े बड़े लोग हैं, अच्छे लोग हैं। बीजेपी में बड़े बड़े लोग हैं। आप एक बात तो समझ सकते हैं कि बड़े में डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी, इस किशनगंज ही नहीं, पूरे बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आज एक छवि है डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल। उन्होंने कटाक्ष कर दिया है कि हमको एमपी नहीं लड़ना है। देखिए, ये तो बड़प्पन है उसकी, कि वो आदमी इतना करने के बाद भी अगर एमपी नहीं लड़ना चाह रहे हैं, तो इसका तो शुक्रिया अदा करना चाहिए वो पार्टी के लोगों को और जो भी नेता यहाँ के हैं। अगर वैसे लोग अगर आ जाते हैं, तो उन लोगों के आगे हम लोग नहीं चाहेंगे कि दिलीप जायसवाल चुनाव लड़े, तो हम तो कभी नहीं लड़ेंगे। उसके लिए जान और जी लगा के, इस किशनगंज की तरक्की के लिए, इस बिहार की तरक्की के लिए, इस देश की तरक्की के लिए, उसके लिए हम खटेंगे। और अगर देखिए, हम तो एक ही बात कहा है कि हमको अगर टिकट मिलता है, अगर पार्टी टिकट देती है, तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा। और लड़ूंगा ही नहीं, मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है कि यकीन का दूसरा नाम कामयाबी है।
मुझे विश्वास है अगर बीजेपी टिकट मुझे देती है मैं इस बार सीट निकाल के लाऊंगा। दम है इस बात में। तो दम इसलिए है कि बीजेपी का जो वोटर्स हैं वो तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ प्लस पॉइंट कुछ और भी है जो आप खुलकर नहीं बोलना चाहते हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि जीत कर लाऊंगा सीट? इसके पीछे कोई बात भी है क्या? हाँ बिल्कुल है। देखिए बिल्कुल इसलिए भी है कि हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद इस किशनगंज में कांग्रेस की ही सरकार रही। मतलब किशनगंज ये जो जिला आकर समझेंगे तो कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में किशनगंज सबसे पिछड़ा जिला है। इसका क्या रीजन है लोगों को मैं समझाऊंगा, चाहे वो किसी बिरादरी को, और खास करके मैं तो अपने बिरादरी के बारे में बोलता हूँ, मैं सबके सामने बोलता हूँ। इस बिरादरी को तो और नीचे रखा है, ना राजनीतिक में इसकी हिस्सेदारी, ना शिक्षा में इसकी हिस्सेदारी, ना किसी ऑफिस में इसकी हिस्सेदारी, बिल्कुल जीरो है। आरक्षण तो है, देखिए हमारी पार्टी एक बात बोलती है कि आरक्षण इसके जात के नाम पे नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं मैं इसका मैं भी सपोर्ट करता हूँ, जात के नाम से नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण का लाभ अगर किसी को मिला है तो वो पैसे वालों को मिला है, किसी गरीब को नहीं मिला है आरक्षण का लाभ। आरक्षण है, ओबीसी का आरक्षण है, लेकिन गरीब आदमी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, वो पैसे वालों को मिलता है। ओबीसी में भी पैसे वाले लोग हैं। मैं अपने जात को बोलता हूं कि अगर मैं शेरशाहवादी हूं, शेरशाहवादी को आरक्षण है ओबीसी का, लेकिन आज हमको जो गरीब है उसको मौका नहीं मिल रहा है, वही पैसे वालों को मिलता है, इसलिए उसके विरोध में मैं भी हूँ। चलिए अब्दुर्रहमान जी, जाते जाते मेरा आपसे अंतिम सवाल है कि बाय द वे अगर टिकट आपको मिल जाता है तो ऐसे में हमारे चैनल के माध्यम से अगर एक तरह से मैं कहूं कि पूर्व में या जिसको 1 साल पहले ही आप पूरे लोकसभा किशनगंज के लोगों के लिए क्या आप कुछ जो है अपनी तरफ से कहना चाहेंगे या कोई जो उम्मीद आप लोगों को दिलाना चाहेंगे? देखिए, अगर लोकसभा का टिकट हमको मिलता है, मैं अगर चुनाव लड़ता हूँ, तो मैं इस किशनगंज वासी को कहना ये चाहूँगा कि ये किशनगंज बहुत पिछड़ा जिला है और पूरे हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा जिला है, और मुसलमान हिंदुस्तान में एसटी एससी से भी कमज़ोर स्थिति में है, और मुसलमानों की आबादी यहाँ 70 से ऊपर है, 70% से ऊपर है। तो क्या रीजन है, क्या कारण है? बार बार हम सरकार के विरोध में कांग्रेस को ही, यानी कोई भी सत्ता में आए, लेकिन अक्सर कांग्रेस को हमने चुना है, और कांग्रेस हमको इतना पीछे क्यों करके रखा है? इसलिए मैं अवाम से कहना चाहूँगा कि एक बार हमको मौका दें, हमारे पार्टी को मौका दें, चाहे मुझे टिकट मिले या किसी को मिले, तो फिर आप देखें कि हिंदुस्तान के नक्शे में एक किशनगंज भी एक आएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात थी जो अब्दुर्रहमान जी हमारे साथ शेयर कर रहे थे। भले ही शेरशाहवादी कौम से ही हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा और अच्छा चेहरा है, खास करके अगर शेरशाहवादी कौम की बात करें तो।